नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छी प्रिपरेशन आपके दोस्तों चल रही होगी। उत्तराखंड एलटी की हमारी विशेष सीरीज आपकी जरूर मदद कर रही होगी। उत्तराखंड एलटी एग्जाम क्रैकर के नाम से हमने विशेष सीरीज दोस्तों चला रही है, जिसमें हम आपको उत्तराखंड एलटी में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक्स दोस्तों करवा रहे हैं। इनके आने की दोस्तों सबसे ज़्यादा संभावना रहेगी, इसलिए इस सीरीज़ को जरूर देखें। इसके अलावा हमने मॉडल पेपर भी आपको काफ़ी प्रोवाइड करवाए हैं, उनको भी देखें सेल्फ असेसमेंट के लिए। और अगर आपको और मॉक टेस्ट चाहिए तो फिर आप तुरंत हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अभी भी समय है, अभी भी आप प्रैक्टिस काफ़ी कर सकते हैं, एग्जाम में संपूर्ण तैयारी के संग जा सकते हैं। तो आज हम दोस्तों उत्तराखंड एलटी एग्जाम क्रैकर में शैक्षिक अभिवृत्ति के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स लेकर आए हैं, जैसे पिछली दोस्तों क्लास में लेकर आए थे और आगे भी दोस्तों लेकर आते रहेंगे। एक तरह का संपूर्ण निचोड़ है, तो इसलिए दोस्तों इस क्लास को जरूर देखिएगा। पूरी क्लास देखना, तभी जाके 100% बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमने कल दीक्षा के बारे में बताया था, यानी कि लास्ट क्लास में। तो हमने दोस्तों उसकी गलती से फुल फॉर्म गलत बता दी थी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन हमने गलती से बताया था उसको। इसका फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा। तो भारत के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एनसीईआरटी की दोस्तों एक पहल है, जिसको 5 सितंबर 2017 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शुभारंभ इसका किया था। और इससे दोस्तों आपके 35 भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, इसके अलावा सीबीएसई, एनसीईआरटी और कई सारे शिक्षक और अभ्यर्थियों के द्वारा इसको दोस्तों अपनाया गया है। और इसको मई 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय उस समय के प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा भी राष्ट्रीय शिक्षक मंच के लिए विकसित किया गया था। अब दोस्तों हम बात करेंगे अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009। देखिए दोस्तों, जैसे स्कूली शिक्षा के लिए एनसीएफ था 2005-2023, वैसे दोस्तों आपके अध्यापक शिक्षा, जैसे आप बीएड करते हैं तो उस तरह से दोस्तों उसकी शिक्षा के लिए भी एनसीएफ 2009 दोस्तों आ चुका है, पहले आ चुका है। उसके बारे में जानेंगे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन एनसीएफटी कब आया था? 2009 में। तो देखिए, अध्यापक शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2009 है, भारत सरकार द्वारा दोस्तों, जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, इसमें अगर कोई आवश्यक परिवर्तन करना है या फिर इसमें अद्यतन कोई चीज़ है उसको अपडेट करना है, उसके लिए बनाया गया दोस्तों ड्राफ्ट है, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत 1995 में शुरू किया गया एक भारतीय सरकारी निकाय है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन है वो आपका 2009 में आया था दोस्तों। और ये जो आपके NCTE है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, तो इसमें दोस्तों अगर कोई भी आवश्यक परिवर्तन करने हैं या फिर कुछ इसमें अपडेट्स करनी है तो उसके लिए बनाया गया दोस्तों ये ड्राफ्ट है। तो बेसिकली अगर मोटे मोटे तौर पे कहा जाए तो जैसे स्कूली शिक्षा के लिए आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा होती है, तो वैसी ही शिक्षक शिक्षा के लिए भी दोस्तों जो एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है वो दोस्तों ये है। तो एनसीएफटी शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम, मोटे तौर पर दोस्तों ये शिक्षा पाठ्यक्रम, उसके बाद शिक्षा शास्त्र और स्कूल इंटर्नशिप की नींव से दोस्तों संबंधित है, यानी कि इनके फाउंडेशन से संबंधित है। कैसा करिकुलम होना चाहिए, कैसे पेडागोजी होगी, स्कूल इंटर्नशिप, इससे दोस्तों ये संबंधित है एनसीएफटी 2009। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा, यानी कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। अब नाम से दोस्तों जैसे पता चल रहा है दोस्तों, ये आपका योग्यता आधारित एक रूपरेखा है जो कि ज्ञान, कौशल और योग्यता के स्तरों को एक श्रृंखला के अनुसार सभी योग्यताओं में व्यवस्थित करती है। तो यानी कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एक आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड आपका फ्रेमवर्क है, जो कि ऑर्गेनाइज करता है ऑल क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द सीरीज ऑफ लेवल ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज। इसको दोस्तों 1 से लेकर 10 वर्गों में, स्तरों में दोस्तों इसको रखा गया है। तो बेसिकली इसमें आपके 10 लेवल्स हैं और इसको 1 से लेकर 10 तक वर्गीकृत स्तरों में सीखने के परिणाम के संदर्भ में परिभाषित दोस्तों इसको किया गया, ठीक है। तो चाहे जो शिक्षार्थी के पास दोस्तों जनरली होने चाहिए, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक के लेवल दोस्तों इसमें दिखाए गए हैं, जिसमें सीखने के आपके जो परिणाम है या आउटकम्स है वो दिखाए गए हैं, जो कि बेसिकली लर्नर के पास होने चाहिए, चाहे वो औपचारिक तरीके से प्राप्त करे शिक्षा, चाहे अनौपचारिक तरीके से या फिर इनफॉर्मल एजुकेशन से वो प्राप्त किए गए हों, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे इसके अधिसूचना की, यानी कि कब ये दोस्तों नोटिफाइड किया गया। तो भारत में जो NSQF है वो 27 दिसंबर 2013 को दोस्तों नोटिफाइड किया गया था। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा दोस्तों जो राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक योग्यता रूपरेखा यानी कि
NVEQF नेशनल वोकेशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, इसको दोस्तों इसने रिप्लेस किया है। तो बेसिकली NSQF इसके बदले दोस्तों रिप्लेस हुआ। इसके अलावा कुछ और भी अन्य रूपरेखाएं थी, उसको NSQF के द्वारा दोस्तों रिप्लेस किया गया है। तो इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा, इसको बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इसमें जो NSQF है इसमें योग्यताएं, कौशल, ज्ञान, योग्यता के आधार पर स्तरों के अनुसार इसमें व्यवस्थित की जाती है। इसमें कुल मिला के कितने स्तर हैं दोस्तों, आपके 10 दोस्तों इसमें लेवल हैं। ठीक है, तो बेसिकली NSQF क्या है दोस्तों, एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर ये इंटीग्रेटेड और योग्यता आधारित एक शिक्षा का ढांचा है जो कि व्यक्ति को उनकी वांछित क्षमता स्तर प्राप्त करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं NSQF। ठीक है, तो NSQF के तहत कोई भी शिक्षार्थी है औपचारिक, अनौपचारिक या निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम से किसी भी स्तर पर आवश्यक योग्यता के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त यहाँ पर कर सकता है, यानी कि प्रमाणन प्राप्त कर सकता है। तो इस स्तर में जो NSQF है दोस्तों, ये आपका गुणवत्ता आश्वासन ढांचा है, यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क है। ये आपका सर्टिफिकेट देगा तो इसका मतलब ये है कि ये क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क है, यानी कि बता रहा है कि यस इसमें ये स्किल्स हैं। ठीक है, तो करेंटली मोर देन 100 कंट्रीज हैव डेवलप्ड और आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की ओर को दोस्तों ये विकास की दोस्तों प्रक्रिया में, तो वर्तमान में 100 से अधिक देशों में राष्ट्रीय योग्यता ढांचे विकसित दोस्तों किए गए हैं। तो ये है दोस्तों आपका नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो from this learner can obtain certification for the required qualification at any level through चाहे फॉर्मल हो, चाहे नॉन फॉर्मल हो, चाहे इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, सो बेसिकली NSQF क्या देता है, क्वालिटी एश्योरेंस देता है। ओके, तो इसकी मदद से सर्टिफिकेट आपके प्राप्त किए जा सकते हैं। अब बात करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अगला फैक्ट। सो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो देखिए दोस्तों, जब संविधान की हम दोस्तों बात करते हैं तो संविधान में 86वां संविधान संशोधन दोस्तों किया गया था और 2002 में दोस्तों इस संविधान के तहत पर ही यहाँ पर जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है ये दोस्तों आपका फिर पारित किया गया था। तो 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में आया था, उसके बाद ही दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया, जिसको कि RTE एक्ट 2009 के नाम से दोस्तों जाना जाता है। और ये भारतीय संसद में दोस्तों 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। ठीक है, अब इसमें आर्टिकल 21 में 21 को दोस्तों जोड़ा गया। ठीक है, और जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के आयु तक के बालकों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता बताई गई है, यानी कि दोस्तों ये हमारा मौलिक अधिकार बन गया। तो आप समझेंगे कि जो भारत का संविधान है उसमें 86वां संविधान संशोधन 2002, फिर उसके आधार पर दोस्तों आपका बना RTE एक्ट 2009, और इसमें दोस्तों आपका जो 21 को है, 21 को में दोस्तों सिंपली बताया गया कि जो 6 से 14 वर्ष तक के आयु तक के जो बालक हैं उनके लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा ये इसका अधिकार है। ठीक है, बेसिकली ये है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो ये जो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम है तो दोस्तों ये कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को दोस्तों ये संपूर्ण देश में लागू हो गया था। ठीक है, कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, लेकिन ये पूरे क्षेत्र में दोस्तों आपका ये लागू हो गया था। तो एक बार दोस्तों फिर से देख लेंगे कि भैया जो 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में, उसके बाद दोस्तों फिर आर्टिकल 21 क की मदद से दोस्तों जो शिक्षा का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के आयु तक के बालकों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। फिर दोस्तों आपका RTE एक्ट बना 2009 जो कि 4 अगस्त 2009 को दोस्तों पारित किया गया, और उसके बाद उसके क्रम में 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया, कुछ क्षेत्रों को छोड़ के, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो जब 1 अप्रैल 2010 को यह अधिनियम लागू हुआ था तो जो भारत उन 135 देशों की सूची में शामिल हो गया जो कि शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार मानते हैं। तो 135 देशों की दोस्तों ये सूची में बन गया। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल 2010 को इस कानून के पारित होने के साथ भारत सभी बच्चों के लिए शिक्षा को एक बुनियादी अधिकार बनाने वाले 135 देशों में से एक बन गया था। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2017।
तो देखिए दिव्यांगजन अधिकार की दोस्तों हम जब बात करते हैं 2016 की, तो 2016 के अंत में दोस्तों राज्यसभा द्वारा पारित होते ही इसको दोस्तों दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के नाम से जाना गया। ठीक है, और इसने दोस्तों जो 1995 का दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है उसको रिप्लेस कर दिया या फिर उसको निरस्त कर दिया। तो जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी बिल है, इट वॉज पास्ड बाय राज्यसभा इन लेट 2016 और तब ये बन गया आपका राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2017। इसने पुराने वाले जो डिसेबिलिटी एक्ट है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 को दोस्तों इसने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली इस अधिनियम में क्या है, इस अधिनियम में दोस्तों जो दिव्यांग जनता है या दिव्यांगता है इसको दोस्तों यहाँ पर परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से इसकी अवधारणा को दोस्तों यहाँ पर परिभाषित किया गया है। और बेसिकली इस अधिनियम की दोस्तों जब बात करें तो इसमें दिव्यांगता के दोस्तों पहले 7 टाइप्स हुआ करते थे, उसको इंक्रीज करके 21 टाइप्स दोस्तों इसमें कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ये राइट भी दिए गए हैं कि वो चाहे तो और इन प्रकारों को बढ़ा सकती है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर समझना है कि जो दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 है, तो ये बेसिकली जो फिजिकली हैंडीकैप्स लोग हैं उनके अधिकार से संबंधित दोस्तों अधिनियम है, जो कि दिव्यांगता को दोस्तों पूरी तरह से परिभाषित करता है। उनके अधिकारों के लिए दोस्तों ये बनाया गया है। और बेसिकली इसमें जो 7 टाइप्स ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज़ थी उसको दोस्तों अब बढ़ा के 21 टाइप्स कर दिया गया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये राइट दिया गया है कि आप इसको एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से दिव्यांगजन अधिकार 2016 इस तरह से डिफाइन या किया गया है, या इस तरह से चलता है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग की। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसको कि दोस्तों मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए भारत सरकार ने 23 दिसंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग का दोस्तों गठन किया गया था। अब देखिए जब राधाकृष्णन आयोग आया था 1948 में, तो इसके द्वारा दोस्तों अपनी अनुशंसाएं की गई। और अनुशंसाएं जो राधाकृष्णन आयोग की तो थी दोस्तों वो उच्च विद्यालय के संदर्भ में थी। साथ ही साथ उनके द्वारा ये भी बोला गया कि अगर हमें उच्च शिक्षा का विकास करना है, अपने विश्वविद्यालय, विद्यालय, महाविद्यालयों का दोस्तों अगर विकास करना है तो उसके लिए माध्यमिक शिक्षा का विकास किया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालांकि उसी के क्रम में दोस्तों उस समय पे ताराचंद समिति का भी गठन हुआ था, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट्स थी उसको फिर उसमें काफ़ी सारी त्रुटियां दोस्तों पाई गई। फिर बाद में दोस्तों जो CAB है, कैब, जो कि सलाहकार है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है, उसके द्वारा सलाह दी गई, ठीक है, कि क्यों ना एक आयोग का गठन किया जाए जो कि पूरे भारत में माध्यमिक शिक्षा के बारे में सुझाव दे। तो उसी के क्रम में दोस्तों ये जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है इसका दोस्तों गठन किया गया। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन उस समय पर मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इनकी अध्यक्षता में दोस्तों इसको गठन किया गया। अतः इस आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से दोस्तों जाना जाता है। तो मुदालियर आयोग बेसिकली इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे दोस्तों काम किया था उस समय पर तत्कालीन भारत में, क्योंकि उस समय पे माध्यमिक शिक्षा की जो हालत थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। इन्होंने जगह जगह जाके दोस्तों सर्वे किया, इसके अलावा कई सारी प्रश्नावलियाँ बनाई, कई महाविद्यालय में प्रिंसिपल से मिले, शिक्षाविदों से मिले, और उसके आधार पर इन्होंने आंकड़े निकाले और उसके आधार पर दोस्तों इन्होंने अपनी अनुशंसाएं की थी। अब इस आयोग में दोस्तों अध्यक्ष सहित आपके टोटल मिला के 10 सदस्य थे। अध्यक्ष तो खुद डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। इसके अलावा श्री ASN बसु थे, सेक्रेटरी इसके डॉक्टर SS धारी थे। इसके अलावा श्री जॉन क्रिस्टी, डॉक्टर केनेथ रस्ट विलियम, KG सैयदन, KL श्रीमाली, श्रीमती हंसा मेहता, इसके अलावा JA तारापुर वाला और MT व्यास ये दोस्तों थे। इसके अलावा 17 सहकारी सदस्य भी दोस्तों यानी कि कोऑपरेटिव मेंबर्स भी इसमें थे। तो ये आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग है। अब थोड़ा सा जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है उसकी संस्तुतियों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर आपको उसकी डिटेल जाननी है तो फिर दोस्तों आप हमारे जो इससे पहले माध्यमिक शिक्षा आयोग की हमने क्लास ली थी उसको आप देख सकते हैं। तो इन्होंने पाठ्यचर्या में दोस्तों विविधता लाने की बात करी, एक मध्यवर्ती स्तर दोस्तों इन्होंने जोड़ने की बात करी, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने की इत्यादि इन्होंने सिफारिश इन्होंने करी थी। इसके अलावा माध्यमिक आयोग, शिक्षा आयोग से संबंधित उनके द्वारा क्या क्या संस्तुतियाँ थी। सबसे पहले उन्होंने बोला कि भाई 4 से 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा होनी चाहिए। सेकेंडरी शिक्षा को दोस्तों इन्होंने 2 भाग में बांट दिया था। इन्होंने 11th को इन्होंने नीचे हायर सेकेंडरी में मिला दिया था,
ठीक है, मतलब सॉरी, जो इन्होंने हाई स्कूल में दोस्तों मिला दिया था बेसिकली, और जो इन्होंने 12th क्लास है इसको दोस्तों इन्होंने विश्वविद्यालय में दोस्तों मिला दिया था। तो इसके दो भाग इन्होंने इस तरह से डिफाइन कर दिए थे। ठीक है, तो ये दोस्तों इन्होंने पार्ट किया था। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा की अगर मैं और संस्तुति की बात करूं तो इन्होंने वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति को अपनाए जाने की दोस्तों उस समय पे वकालत की थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने ग्रेडिंग की दोस्तों वकालत की थी कि अगर आप इंस्टेड ऑफ गिविंग न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेडिंग देना चाहिए, अंक पद्धति की जगह पे ग्रेडिंग प्रणाली का दोस्तों इन्होंने की बात करी। इसके अलावा उच्च और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर की जो शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक मूल विषय रहे और जो अनिवार्य रहे, जैसे कि गणित, सामान्य ज्ञान, कला, संगीत इत्यादि के बारे में इन्होंने बात करी थी। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से इन्होंने डिवाइड किया था माध्यमिक शिक्षा को। माध्यमिक शिक्षा को दोस्तों इन्होंने निम्न माध्यमिक और एक उच्च माध्यमिक दोस्तों स्तर में दोस्तों इन्होंने डिवाइड किया था। 11th 12th को इन्होंने 11th को फिर इन्होंने उच्च माध्यमिक जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें भी दोस्तों मिला दिया, और जो 12th है 12th को इन्होंने फिर कॉलेज में दोस्तों यानी कि ग्रेजुएशन में दोस्तों इसको इन्होंने मिला दिया। तो इस तरह की दोस्तों इन्होंने अपनी संस्तुतियाँ दी थी। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग। अब बात करेंगे दोस्तों कोठारी आयोग की। तो कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन। अब देखिए दोस्तों, जब कोठारी आयोग की दोस्तों हम बात करते हैं तो जैसे हमने पहले बोला कि माध्यमिक शिक्षा के अलावा दोस्तों संपूर्ण देश में जो राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था थी उस समय पर पूरी तरह से चरमराई हुई थी। और इस संदर्भ में दोस्तों ये था कि पूरे देश में एक ऐसे आयोग का गठन की जाने की बात की जा रही थी कि जो कि पूरे राष्ट्र की शिक्षा के बारे में अपने सुझाव दे, किसी भी स्तर पे, चाहे वो आपका प्राइमरी हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्च स्तर हो। तो ऐसे के लिए दोस्तों आपके कोठारी आयोग की आपकी स्थापना की गई। बेसिकली क्या था, कोठारी आयोग को गठन करने का मेन उद्देश्य यही था कि उस समय पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात चल रही थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाना कितना व्यवहारिक है, पूरे संपूर्ण देश में एक जैसी शिक्षा व्यवस्था को लागू किया जाना कितना व्यवहारिक है, इसके लिए उसकी स्टडी करने के लिए दोस्तों कोठारी आयोग का दोस्तों उस समय पे गठन किया गया था। और फिर बाद में इसके ही क्रम में दोस्तों फिर 1968 में प्रथम शिक्षा नीति दोस्तों बनी थी। ठीक है, तो 1964 में जो भारत की केंद्रीय सरकार है, इन्होंने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी, इनकी अध्यक्षता में, उस समय पर दोस्तों UGC के अध्यक्ष थे, इनको इसका अध्यक्ष भी बनाया गया। तो इन्होंने स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार, नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया। इसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। उस समय पर दोस्तों ये UGC के अध्यक्ष थे और इन्होंने भी स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुत करी, जो कि भारत के शिक्षा के इतिहास में आज तक सर्वाधिक गहन अध्ययन माना, तो सबसे अधिक गहन अध्ययन इनका माना जाता है। इसको इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग दोस्तों बोला जाता है। अब इन्होंने, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने भारत का एक ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को भी ध्यान में रखा था और कुछ ठोस सुझाव दिए थे। सभी दोस्तों आपके MCQ में आते हैं प्रश्न, दोस्तों ध्यान में रखिएगा। और इन्होंने 29 जून 1964 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। बहुत बड़ा विस्तृत दोस्तों दस्तावेज था। इन्होंने 23 संस्तुतियाँ की थी। इन्होंने डिफरेंट दोस्तों फील्ड में अपनी संस्तुतियाँ दी थी। तो इन्होंने पूरी, जैसे कि राधा कृष्ण आयोग केवल उच्च शिक्षा के लिए बना था, मोदालियार आयोग केवल माध्यमिक शिक्षा के लिए बना था, लेकिन इन्होंने हर संदर्भ में प्राइमरी से लेके उच्च तक इन्होंने अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करी थी। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है कोठारी आयोग। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे न्यायमूर्ति वर्मा आयोग की। एक बात और कि आप अगर कोठारी आयोग देखना चाहते हैं तो इससे पहले हमने दोस्तों जो क्लास ली थी कोठारी आयोग में, उसमें हमने डिटेल में दोस्तों चर्चा करी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोठारी आयोग से दोस्तों हमेशा 100% क्वेश्चन हमेशा आता है और इस बार भी आएगा। अगला देखेंगे न्यायमूर्ति वर्मा आयोग, जस्टिस वर्मा कमीशन। अब जस्टिस वर्मा कमीशन, न्यायमूर्ति वर्मा आयोग दोस्तों, ये जो शिक्षक सेवा है या बेसिकली जो शिक्षक है यानी टीचर्स है, तो टीचर से संबंधित दोस्तों आयोग है। तो बेसिकली इन्होंने जो शिक्षक है उसकी शिक्षा से दोस्तों संबंधित इन्होंने अपने सुझाव दिए थे। ठीक है, तो ये दोस्तों उस समय पे जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट 2012 के द्वारा ये गठित शिक्षक शिक्षा पर उच्चाधिकार प्राप्त आयोग की दोस्तों रिपोर्ट है, जिसका शीर्षक ये था कि भारत में शिक्षक शिक्षा की दृष्टिकोण, गुणवत्ता, नियामक और परिप्रेक्ष्य। ठीक है, जिसको कि न्यायमूर्ति वर्मा आयोग के नाम से दोस्तों जाना जाता है।
इसी ने इसे स्थापित करने का सुझाव दिया। ठीक है, तो इसको आप दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इसमें इन्होंने मॉडल इनसेट नीति, जिसमें निम्नलिखित मुद्दों का ध्यान किया जाना चाहिए, इसकी इन्होंने बात करी। तो देखिए, सबसे पहले पूर्व सेवा शिक्षक सेवा की गुणवत्ता। ठीक है, यानी कि शिक्षक की जो शिक्षा है, अध्यापक शिक्षा है, उसकी गुणवत्ता की दोस्तों बात करी है इन्होंने सेवा से पूर्व की। फिर जो इन सर्विस यानी कि सर्विस के दौरान जो शिक्षक शिक्षा है उसकी क्वालिटी की बात करी है। इसके अलावा शिक्षक का प्रदर्शन और जो शिक्षक का लेखा परीक्षा है उसकी दोस्तों यहाँ पर बात करी है। इसके अलावा जो NCTE है उसके रेगुलेटरी जो वर्क हैं उसको मजबूत करने की दोस्तों इन्होंने बात करी है। तो बेसिकली ये पूरी तरह से शिक्षक शिक्षा से संबंधित एक आयोग है जिसका नाम है जस्टिस वर्मा कमीशन। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों ये गठित किया गया था 2012 में, और इसका जो शीर्षक है दोस्तों वो ये है, भारत में शिक्षक शिक्षा का दृष्टिकोण, गुणवत्ता और नियामक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, तो इसको न्यायमूर्ति आयोग के नाम से दोस्तों जाना जाता है। और बेसिकली इसके द्वारा दोस्तों जो सुझाव हैं वो इन 4 क्षेत्रों में केंद्रित है कि भैया सर्विस से पहले जो अध्यापक शिक्षा है उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, इन सर्विस जो अध्यापक शिक्षा है उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, शिक्षक का प्रदर्शन और उसका जो लेखा परीक्षा है उस पर दोस्तों ध्यान देने की बात की गई है, और NCERT के जो रेगुलेटरी जो वर्क है उसको और मजबूत करने की दोस्तों यहाँ पर बात की गई है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान की, यानी कि SSA की। ठीक है, SSA भारत सरकार के द्वारा दोस्तों एक बहुत प्रमुख कार्यक्रम दोस्तों चलाया गया था, जिसकी शुरुआत हुई थी 2001-2 में, और उस समय पे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अब ये निश्चित समय के लिए दोस्तों इसको चलाया गया था। बेसिकली इसका लक्ष्य यही था कि 2010 तक हमें प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर लेना है, यानी कि UEE। ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसी को प्राप्त करने के उद्देश्य से दोस्तों इसको चलाया गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं इनको प्राइमरी शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य होनी चाहिए, और 2010 तक इस लक्ष्य को पूरा किया जाना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली यही था कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी कि सभी को जो शिक्षा है वो सुलभ होनी चाहिए, सभी को प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए। तो जैसा कि भारतीय संविधान के 86 संविधान संशोधन में निर्देश किया गया है कि भैया 21A का ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। तो यही दोस्तों इनका एक तरह से उद्देश्य था सर्व शिक्षा अभियान का। ठीक है, तो एक तरह का मुख्य कार्यक्रम है। तो सर्व शिक्षा अभियान के प्रावधान को दोस्तों मौलिक अधिकार बनाया गया है। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना, या बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि 2010 तक जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सर्व सुलभ करवा देना। ठीक है, तो SSA में दोस्तों आपके 8 मुख्य कार्यक्रम हैं। तो ये है आपका सर्व शिक्षा अभियान। अब बात करेंगे दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान के बाद रमसा की, यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। अब देखिए दोस्तों, जब आपका सर्व शिक्षा अभियान बेसिकली सफल योजना थी और इससे UEE काफ़ी हद तक दोस्तों प्राप्त हुआ था। अब UEE जिसको प्राप्त हो गया, यानी बेसिकली अगर बच्चा प्राइमरी पढ़ रहा है तो उसके बाद फिर उसको माध्यमिक शिक्षा की भी आवश्यकता थी। तो जब माध्यमिक शिक्षा की दोस्तों उसको आवश्यकता थी तो उसी उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा अभियान भी दोस्तों चलाया गया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रमसा दोस्तों इसको बोला गया। अब ये योजना कब लाई गई? ये लाई गई मार्च 2009 में माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने तथा इसकी क्वालिटी में सुधार लाने के उद्देश्य से उसको शुरू किया गया था। अब इसका जो क्रियान्वयन है या बेसिकली वर्किंग इसकी हुई थी स्टार्ट 2009-10 से। तो यहाँ पर दोस्तों यही था कि जो किसी भी बस्ती से उचित दूरी पर, तकरीबन इसमें यह था कि 5 किलोमीटर का प्रावधान था कि जैसे अगर मैं इससे पहले बात करूं SSC की तो उसमें हर 1 किलोमीटर की दूरी पर आपका प्राथमिक विद्यालय की बात की गई थी। तो यहाँ पर आपका 5 किलोमीटर की दूरी पर माध्यमिक विद्यालय दोस्तों उपलब्ध कराकर योजना के क्रियान्वयन में माध्यमिक स्तर पर 2005-06 में 52.26% से 75% की नामांकन दर प्राप्त करने की परिकल्पना इसमें दोस्तों की गई है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसमें परिकल्पना की गई थी।
तो इसको दोस्तों आप थोड़ा सा करेक्ट करेंगी, ये टाइपिंग मिस्टेक है। 2015-16 दोस्तों होगा, 2009-10 में ये आपकी स्टार्ट हुई। तो 2015-16 में दोस्तों जो कि आपका बेसिकली क्या था कि 52% था उस समय पर, तो उसको 75% करने की परिकल्पना की गई थी। यानी कि 75% जो छात्र हैं जो कि 10th से पास होके आ रहे हैं, जैसे 10th में अगर आपके 100 बच्चे अगर पास होके आते हैं, या प्राइमरी अगर मान लेते हैं, प्राइमरी की अगर दोस्तों बात करें, या 10th भी नहीं तो नीचे अगर मैं स्तर पे देखूं, तो अगर मान लेते हैं कि 5th में पढ़ने वाले तो बच्चे, मैं 10th कह रहा हूँ, 5th में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो अगर वो दोस्तों अगर 100 बच्चे अगर पास होकर आते हैं, तो फिर उसके बाद उसमें से कम 75 लोग तो फिर क्या है आगे की शिक्षा लें। प्राइमरी शिक्षा के बाद वो फिर माध्यमिक शिक्षा में जाना चाहिए, उनको 75 बच्चों को तो आना चाहिए। ये इसका दोस्तों लक्ष्य है। जैसे कि अभी कितना है कि अगर 5 लोग हैं, अगर मतलब 100 लोग अगर पास होके आते हैं, तो 52 लोग जो हैं फिर आगे प्राइमरी के बाद माध्यमिक शिक्षा की ओर को जाते हैं। तो उस समय की मैं दर को मैं बता रहा हूँ, तो इसको 2015-16 में 75% को प्राप्त करने की परिकल्पना की गई थी। ठीक है, ये 2009-10 का मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ। 2009-10 का ये आंकड़ा था कि अगर 100 बच्चे अगर प्राइमरी स्कूल पास कर लेते हैं, उसके बाद फिर केवल 52 यानी कि आधे % लोग ही फिर आगे के लिए माध्यमिक शिक्षा के लिए उपलब्ध होते थे, लेकिन उसको 75% की परिकल्पना की गई थी। ओके, और इसके अलावा अन्य उद्देश्यों में भी सभी माध्यमिक विद्यालयों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बनाकर माध्यमिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, ये इसका उद्देश्य था। इसके अलावा लिंग, सामाजिक, आर्थिक और विकलांगता संबंधी सभी बाधाओं को दूर करना, और इसके अलावा जो 2017 तक जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी हमारी, उस समय पे पंचवर्षीय योजनाएं दोस्तों चलती थी। ठीक है, अब तो पंचवर्षीय योजनाएं नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो 2017 तक जो आपकी दोस्तों जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, उसके अंत तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक सार्वभौमिक इसको प्रदान करना था, और 2020 तक सार्वभौमिकरण प्रतिधारण प्राप्त करना दोस्तों इसमें शामिल था। तो इनका लक्ष्य यही था कि 2020 तक हम लोग इस चीज़ को सार्वभौमिकरण दोस्तों इसको रिटेन कर लेंगे। तो ये दोस्तों इनके कुछ प्रमुख यहाँ पर आपके उद्देश्य थे जो कि रमसा से संबंधित थे। ठीक है, यानी कि इनका ये था कि भाई 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक माध्यमिक शिक्षा स्तर की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है, और 2020 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण को प्राप्त करना है, यानी कि यूनिवर्सल रिटेशन को प्राप्त कर लेना है। इस तरह की दोस्तों इनके द्वारा ये प्लान किए गए थे। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आता है समग्र शिक्षा अभियान। अब जो समग्र शिक्षा अभियान है दोस्तों, ये आपकी योजना 2018 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई, और ये जो योजना है दोस्तों बच्चों में बड़े पैमाने पर स्कूली शिक्षा के समान, समावेशी और लागत प्रभावी वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक EM के संग शुरू किया गया था। तो बेसिकली दोस्तों अगर हम समग्र शिक्षा अभियान की दोस्तों बात करें, तो 2018 में दोस्तों उसको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, और ये दोस्तों बड़े पैमाने पर दोस्तों इसको लॉन्च किया गया ताकि आपका स्कूली शिक्षा में समावेश हो, समान समावेश हो। इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव डिलीवरी हो, इसको सुनिश्चित करना था। ठीक है, और ऑफ स्कूल एजुकेशन टू द मास ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सर्व शिक्षा अभियान है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, और इसके अलावा शिक्षक शिक्षा जो कार्यक्रम है, ठीक है, तो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इन तीनों को दोस्तों इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो अब ये समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत दोस्तों आते हैं 3 बड़े अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इन सभी को दोस्तों इसमें सम्मिलित किया गया। तो SSA, RMSA और TEP, इसको दोस्तों इसमें सम्मिलित किया गया है समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत। इसके अलावा थोड़ा सा अगर इसके फैक्चुअल की बात करें, तो योजना दोस्तों आपके 1.16 मिलियन से अधिक स्कूलों में दोस्तों फैली हुई है, और जबकि सरकारी स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में लगभग 15.6 करोड़ बच्चे और लगभग 57 लाख शिक्षकों को दोस्तों इसमें कवर किया गया है। अब योजना के दायरे में दोस्तों आपके प्री प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक की कक्षाएं बिल्कुल इसमें सम्मिलित की गई। तो प्री प्राइमरी से लेकर पूरा सीनियर सेकेंडरी तक की कक्षाएं इसमें सम्मिलित की गई, इसीलिए इसका नाम समग्र शिक्षा अभियान दोस्तों रखा गया। तो ये दोस्तों आपकी केंद्र प्रायोजित योजना है, एक सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, जहां पर आपका केंद्र सरकार 60% देती है और राज्य सरकार 40% धन निवेश करती है। ठीक है, तो आप दोस्तों इसको थोड़ा सा फैक्ट को ध्यान में रखेंगे। तो ये है आपका समग्र शिक्षा अभियान। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगली जो योजना है, उसका नाम है निष्ठा योजना। निष्ठा, तो निष्ठा दोस्तों क्या है?
ये दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा क्षमता निर्माण शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। तो बेसिकली क्या है, ये कैपेसिटी बिल्डिंग टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है निष्ठा, ठीक है। और जिसको दोस्तों लॉन्च किया गया था 2019-20 में शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो निष्ठा बेसिकली क्या है, यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है फॉर टीचर्स ट्रेनिंग, ठीक है। बेसिकली क्या है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिससे कि टीचर्स की दोस्तों जो क्षमता है उसका निर्माण किया जाता है, बेसिकली उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाता है। तो ये दोस्तों आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, इसके द्वारा दोस्तों ये स्टार्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन 2019 एंड 20। ओके, तो बेसिकली ये भी दोस्तों आपकी क्या है, समग्र शिक्षा की एक केंद्र प्रायोजित योजना है और बेसिकली एक राष्ट्रीय मिशन है। और निष्ठा योजना का जो उद्देश्य है, एक इंटीग्रेटेड शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर सीखने के परिणामों में सुधार करना है। तो ये दोस्तों आपका बेसिकली क्या है, एक इंटीग्रेटेड टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है और इसके माध्यम से दोस्तों जो इनिशियल लेवल पर जो सीखने के परिणाम है उसको दोस्तों यहाँ पर सुधार करना है। तो ये आपका क्या है, एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसको आपने समझना है, ठीक। इसके अलावा ध्यान देंगे, निष्ठा योजना में सभी शिक्षकों के बीच में दक्षताओं का निर्माण करने के लिए 2009-20 में समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक क्षमता निर्माण दोस्तों ये कार्यक्रम है। तो आप इसको सिंपली ये समझ लीजिए कि जो निष्ठा है, निष्ठा का कार्य यही है कि दोस्तों जो टीचर्स हैं, टीचर्स को दक्ष करना है, उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करना है, ठीक है। प्राइमरी लेवल पे जो हम कहते हैं ना कि जो स्टार्टिंग में जो सीखने की जो क्षमताएं हैं या बेसिकली जो सीखने का सुधार है, सीखने के परिणाम है, उसमें क्या करना है, सुधार करना है। प्रारंभिक स्तर में सीखने के परिणामों में सुधार करना है। तो ये बेसिकली क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। ध्यान रखेंगे 2019-20 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये है दोस्तों आपकी निष्ठा योजना। तो दोस्तों आई होप कि आज के फुल फैक्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे। आज थोड़ा सा हमने डिटेल में इनकी चर्चा करी है। कोशिश करेंगे कि अगली जो क्लास होगी उसमें थोड़ा सा कम बताएंगे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए हमने इसको करवा दिया। इसको हमने इस तरह से कवर अप करने की कोशिश की है ताकि आपको ये ना लगे कि हमने इसकी क्लास नहीं पढ़ाई, खाली आपको फैक्ट्स बता दिए। तो इसलिए दोस्तों इसको हमने थोड़ा सा डिटेल में इस बार बताने की कोशिश करी है, ठीक है, थोड़ा बहुत चर्चा भी करी है। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आपको यहाँ से काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।